हेलो एवरीवन। हमने कुछ हफ्तों में अभी अभी देखा है, स्पेसिफिकली लास्ट 2 वीक्स में काफ़ी सारे बैंक रन्स हुए हैं। कई सारे बैंक नीचे चले गए, फिर हमने उनका बेल आउट होते हुए देखा। मीनवाइल जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये है, अब कहा जा रहा है कि करीब करीब स्मॉल और रीजनल बैंक्स हैं यूएसए में 156 जो बता रहे हैं वो रिस्क डिफ़ॉल्ट के रिस्क में हैं। और इन सब में ही बैंक रन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में खबर फैल गई है कि अंडर करंट है कि इकोनॉमी में कि बहुत चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। जैसे जैसे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है पिछले साल से यूएस में ख़ास तौर पे क्रेडिट लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया है। इनफैक्ट 2% लिक्विडिटी कम हो गई है मार्केट में ओवरऑल यूएस के अंदर। और देखिए, जब यूएस में जब भी कुछ होता है तो उसका पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट होता है। हाल ही में हमने देखा है क्रेडिट सुइस जो है बैंक स्विट्ज़रलैंड का, इसको काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके शेयर्स बहुत ज़बरदस्ती ड्रॉप हो रहे हैं और ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की कगार पर है। बट मीनवाइल यूबीएस बैंक अब इसको एक्वायर कर रहा है, हाल ही की खबर है ये। तो एक तरीके का बेल आउट ही समझ के चल सकते हैं हम इस चीज़ को भी। लेकिन अब आपको इससे कुछ थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इतने सारे बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस को ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, सबको इसी समय क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि रीज़न इसका ये है कि एक अंडरबेली है जो क्वांटिटेटिव ईजिंग करती आ रही थी, यू जो फेड है यहाँ पे यूएस में। वो पिछले 10 साल से यही चलता आ रहा था बैठ के। उससे होता क्या था कि एक फ्री मनी हो जाता था या इंटरेस्ट रेट इतना कम होता था कि लोग कुछ भी रिस्क लेने लग रहे थे। और अब जो है उल्टा होना शुरू हो गया। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए तो अब इतना आसान नहीं है लोन लेना। इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ेगा उसका बैठ के। जैसे ही वो होना शुरू हुआ उसके बाद सारे जैसे ताश के पत्तों की तरह ढहनी शुरू हो गई है इकोनॉमी। और आने वाले समय में अब ऐसा होगा कि और बैंक जो हैं, जो खासतौर पे छोटे बैंक हैं जो इतने वेल कैपिटलाइज नहीं हैं, उनमें बहुत दिक्कत आने वाली है। और इसके तहत हो क्या रहा है कि उनके अंदर दिक्कत के तहत हो क्या रहा है कि जो लोग बड़े बैंक्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, सिटी बैंक हो गया, या वेल्थ फार्गो है यहाँ पे यूएस में, लोग उसमें अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर छोटे बैंकों में इतनी दिक्कत आ रही है, वो वेल कैपिटलाइज नहीं है, तो ये क्या गारंटी है कि जो बड़े बैंक हैं वो वेल कैपिटलाइज्ड हैं, उनमें दिक्कत नहीं आएगी? जो येलन है, जो फेड बैंक की चेयरमैन है, उसने अभी अभी ये भी बोला था कि हम सबको बेल आउट नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, सिलिकॉन वैली बैंक था पहला, मतलब एक बड़ा बैंक नाम आया तो उसको तो बेल आउट कर दिया इन्होंने। उसमें बड़े बड़े स्टार्टअप्स का, इनका उनका पैसा था उसमें, राइट? नहीं तो एफडीआईसी तो 250 बिलियन तक ही करती है, सेव करती है, इंश्योर्ड करती है पैसा। लेकिन जो छोटे बैंक हैं, जो मीडियम बैंक्स हैं, जो छोटे छोटे मॉम एंड पॉप शॉप को लोन देते हैं, उनको कौन बेल आउट करेगा? बेचारा उनका बैंक डूब गया तो छोटे छोटे जो बंदे हैं वो तो वैसे ही मारे जाएंगे बिल्कुल बैठ के। उनको ये बेल आउट करेंगे नहीं, कल को कुछ होता है तो। लोग इसके डर के मारे एक्चुअली बड़े बड़े बैंकों में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब होता क्या है, जितना ज़्यादा लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं उतनी बैंक की हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी कम होने लग जाती है। और जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया था इस चीज़ का कि कोविड के दौरान 0% बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने कर दिया था कि बैंकों को कुछ पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये 10% होता था कि जो भी डिपॉजिट्स दे रहे हैं उसका 10% उन्हें सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही लोन वोन या कुछ भी और कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, जो न्यूज़ आ रही है ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रही है। लिक्विडिटी कम हो गई है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी हाई हैं, और एक के बाद एक बैंकों की खबर आई जा रही है। अब क्रेडिट से उसकी अभी खबर आई है, यूबीएस बैंक ने तो चलो उसको ले लिया। अब पता नहीं अगला किसका नंबर है, किसकी खबर आने वाली है। और 156 बैंक जैसे बताए जा रहे हैं यूएस में, कभी भी बेसिकली नीचे जा सकते हैं। तो सिचुएशन ओवरऑल ख़राब ही चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है यूएस में। खाने के प्रोडक्ट्स आप देखिए, रोज़मर्रा की चीज़ें लेने जाइए तो ऑलमोस्ट डबल डबल हो गई हैं चीज़ें। जैसे आलमंड मिल्क का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि पहले जैसे सिल्क का एक आता है ब्रांड, आलमंड मिल्क लेते हैं तो उसका पिछले साल तक ये 2 से ढाई $3 का मिल जाता था। आजकल ये आराम से $4-5 का मिल रहा है बेसिकली। अगर इंडिया में ऐसा कुछ हुआ होता कि दूध के रेट डबल हो गए होते, मतलब रातों रात, तो लोग हंगामा मचा देते थे वहाँ पे, तो सरकारें बदल जाती थी। मुझे आज भी याद है कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जब मैं दिल्ली में रहता था, बहुत साल पहले की बात है जब मैं पढ़ता था। तो एक बारी ओनियन के प्राइस 50 रुपये किलो हो गए तो पूरी सरकार गिर गई थी शीला दीक्षित की, तब की बात है। आई थिंक केजरीवाल से पहले की बात है, आई थिंक तभी की बात है, और बचपन की बात है बल्कि, मुझे लगता है बहुत छोटे थे हम लोग। मे बी अर्ली 20 2000s या मे बी लेट 90s की बात होगी। तो तब सरकार गिर गई थी एक्चुअली।
और इंडिया में अभी भी जैसे हम जाते रहते हैं तो जैसे दूध होता है जैसे 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो आता है, और लीटर सॉरी। और अगर उसका रेट बढ़ता भी तो 1-2 रुपये बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ यूएस में उल्टा ही चलता है हिसाब किताब। यहाँ पे पहली बात तो कोई एमआरपी का फंडा नहीं है यहाँ पे। एक ही दुकान पे, जैसे मैं मान लो सेफ पे बोल रहा हूँ या क्यूएफसी बोल रहा हूँ, जो ये स्टोर है, उसके एक स्टोर पे वही सेम प्रोडक्ट, ब्रांड का प्रोडक्ट जो है $3.5 का मिल रहा होगा, दूसरे स्टोर पे जाओगे 4 का मिल रहा होगा, तीसरे स्टोर पे जाओगे $3 का मिल रहा होगा। कुछ कुछ कह नहीं सकते। और ये मैं बिना सेल के बता रहा हूँ। सेल लगेगी तो ऑफकोर्स उसमें किसी ने सेल लगाई है, कुछ करी तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बिना सेल के भी इनके रेट सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ऐसे ही जो होता है पेट्रोल, जो गैस बोलते हैं यहाँ पे, आप एक ही ब्रांड के स्टोर पे चले जाओगे ना, अलग स्टोर पे, उस पे भी फ़र्क आ जाएगा एक ही दिन, एक ही समय की बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप आर्को के स्टोर पे चले जाओ या एएमपीएम के स्टोर पे चले जाओ, शेल के स्टोर पे चले जाओ, किसी भी आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, इतना अंतर होगा। मतलब किसी पे मिल रहा है 3.90 का, किसी पे मिल रहा है 4.25 का, किसी पे 4.5 का। कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे यही सिचुएशन ही करते रहो। एटलीस्ट इंडिया में ये दिक्कत नहीं होती, जो एमआरपी होता है सब लोग एमआरपी पे ही देते हैं या उससे कम देते हैं। यहाँ एमआरपी का फंडा ही नहीं होता, कुछ भी बिक रहा होता है। तो इसमें ना पता लगाना कि कहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, सस्ता कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा माथा मारना पड़ता है यूएस में। बड़ी दिक्कत है ये पता लगाने में। तो मैं ये कहना चाहता था कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, घरों की कीमतें कम होनी शुरू हुई हैं लेकिन अभी भी अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप लेना चाहो मकान तो बहुत महंगा, और ख़ास तौर पर जब से ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गए ना, तो अब बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। मतलब 1 साल पहले तक ऐसा था, इंटरेस्ट रेट 3.5-4% के आसपास था, अब 7% के आसपास है। तो बेसिकली जो मान लीजिए आप 500 के का मकान ले रहे थे और उसकी आपकी मंथली जो आपकी जा रही थी,